बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे ये आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर आपके पॉलिटिकल साइंस के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि इतने आप प्रश्न उत्तर तैयार कर लेते हो तो आपको कहीं पर भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न लेके आया हूँ सभी आपके रिपीटेड प्रश्न हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना हो। यही प्रश्न इस बार पूछे भी जा रहे हैं, इसलिए सभी प्रश्न उत्तर आपको देख लेना एक बार, और यही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में आपके मदद करेंगे। यदि हम पेपर की बात करें, आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर है, यदि हम पेपर की नेम की बात करें तो ये जो पेपर का नाम है आपका इंडियन आपका नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पेपर का नाम है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान पेपर का नाम है। यदि आपकी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल 100% यही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्न आपको देख लेना है। यदि इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें आपका पहला प्रश्न बहुत ही मोस्ट हाई लेवल का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न ये देखने को मिलेगा ही 100%। यदि इसकी हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, तो ये जो अधिकार है ये संविधान के अनुच्छेद आपके 19 से लेकर 22 तक के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को यानी आवास, निवास, टहलने घूमने की जो है स्वतंत्रता है, और सभा करने की, घूमने फिरने की सभी आज़ादी प्राप्त है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार यही होता है, इसलिए इसको एक बार आपको पढ़ लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन में आपका दूसरा दिया हुआ कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो जाता है कि समानता का अधिकार। चलिएगा इसको भी देखते हैं। समानता का अधिकार जो है प्रजातंत्र का एक आधार स्तंभ है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो भारत में सभी धर्मों को, सभी पंथों को एक समान अधिकार प्राप्त है, क्योंकि सभी यानी समान व्यक्तियों के लिए एक समान कानून हो और वे समान रूप से लागू किए जाएं, और समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का जो व्यवहार बिना किसी भेदभाव के एक जैसा होना चाहिए। यही जो है समानता का अधिकार आपका कहलाता है। इसको भी एक बार देख लेना है। ये जो अधिकार है ये संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है इस अनुच्छेद में। ठीक है, आपको देख लेना एक बार, वीडियो को रोक कभी आपको पूरा पढ़ लेना एक बार, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 5 नंबर की, भारत में उग्रवादी आंदोलन क्या है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। देखिए, भारत में जो उग्रवादी आंदोलन है, ये भारत में उग्रवादी आंदोलन का जो प्रारंभ है 1906 ईस्वी में हुआ था। यह 1919 तक चला, क्योंकि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ उग्रवादी आंदोलन का अंत हुआ, और क्रांतिकारियों को बम, पिस्तौल, राजनीतिक हत्या और राजनीतिक डकैतियों में विश्वास था। और इस युग में आंदोलन का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में आ गया, और ये नवयुवक क्रांतिकारी थे लाल बालो पाल। ठीक है, ये आपको एक बार पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हो कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, इसके महत्व देख लेना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिएगा इसकी भी हम चर्चा किए ले रहे हैं। यदि भारत छोड़ो आंदोलन की यदि हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन तो था ने भारतीय में एक ऐसी अपूर्ण जागृति उत्पन्न कर दी थी जिससे ब्रिटिश के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर पाना मुश्किल हो गया था। S.G. बनर्जी ने यहाँ से लिखा हुआ है कि इस विद्रोह के फलस्वरूप अधिराज्य की पुरानी मांग सर्वथा समाप्त हो गई, और उसका स्थान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया। और इसी आंदोलन ने, जो ये आंदोलन था, इसी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी, और अगस्त क्रांतिकारी अत्याचार एवं दमन के विरुद्ध यानी भारतीय जनता का विद्रोह था। और यह क्रांति जनता में उत्पन्न नवीन उत्साह तथा गरिमा की सूचक थी। इसी आंदोलन के कारण अमेरिका तथा ब्रिटिश में जनमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया था कि अंग्रेजों को विवश होकर भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है, ये जो आंदोलन था ये कहीं ना कहीं देखा जाए, जो प्रश्न दिया हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन, इसका मेन उद्देश्य यही था कि यानी अपने देश को आज़ाद कराना, यहाँ के जो अंग्रेजों को है यहाँ से भगाना, इनका मेन उद्देश्य था, महात्मा गांधी जी उनका। ठीक है, ये आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, इसके बारे में भी हम देखेंगे। देखिए, क्रिप्स मिशन के भारत आने के बहुत सारे कारण थे, जैसा कि भारत को जापान से खतरा भी था, और ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव भी था इसका, और ब्रिटिश जनता भारतीय पक्षधर भी थी, और आज़ाद हिंद फौज से खतरा भी इसको था। ठीक है, ये देख लेना एक बार। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम क्या है। चलेगा इसके भी हम देखते हैं ये अधिनियम कौन सा है। ये जो अधिनियम है कहीं ना कहीं देखा जाए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेगा इसकी भी हम देखे ले रहे हैं। जो आपका मांट फोर्ट अधिनियम के निर्माण का तत्कालीन कारण मेसोपोटामिया
यानी कमीशन की रिपोर्ट थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से सहायता पाने के लिए ब्रिटेन ने स्वशासन देने की बात कही थी। इसी के फलस्वरूप भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को संसद में घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। ठीक है, एक बार आपको पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चोरा चोरी कांड क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएफ का प्रश्न है, सभी को पता है, गांधी जी द्वारा ये चलाया गया था। ये कांड क्या है इसके बारे में देखेंगे। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक चलने का निश्चय किया गया। गांधी जी ने अंग्रेजों को करना देने के लिए या आंदोलन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया था और समय पूरा होने से के पूर्व ही यानी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर कांग्रेस द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा था और पुलिस ने जुलूस को रोकने के लिए प्रयास किया, जिससे जनता और पुलिस में मुठभेड़ हो गई और पुलिस भागकर थाने में छिप गई। इसके पश्चात उत्तेजित भीड़ ने थाने को घेर कर उसमें आग लगा दी और इसमें थाने के सभी लोग जलकर राख हो गए। इसके बाद 11 फरवरी 1922 में कांग्रेस कार्य समिति ने आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण इस आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया। ठीक है, इसको पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बार आपको पढ़ लेना, आप आसानी से बनाकर लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। ये सभी आपके बहुत पहले से आपको पता भी होगा, सभी आपके हाई स्कूल इंटर्स के सभी आपके पढ़ाए प्रश्न हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि पुनः समझौता क्या है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। यदि हम पुनः समझौता की बात करें तो ये जो समझौता है ये महात्मा गांधी और जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ था। चलिएगा हम पहले प्रश्न देखे ले रहे हैं। ये जो समझौता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने एक चाल चली थी जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है 1909 ईस्वी में ही कर दिया गया था और उन्होंने अंग्रेजों ने जो है हिंदुओं में फूट डालने के उद्देश्य से हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी। ठीक है, लेकिन ये जो व्यवस्था कर दी थी, गांधी जी जो है इस निर्णय से या फिर इस व्यवस्था से उनको बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने जो है आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और अंत में उन्होंने जो हरिजन नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य जो है 1932 ईस्वी में पुनः समझौता हुआ और ये जो समझौता है पुनः समझौता कहलाया और ये पुनः समझौता के तहत हरिजनों के लिए जो है संसद विधानमंडलों में स्थान जो है सुरक्षित कर दिए गए। देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पुनः समझौता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आपके भारत विभाजन के क्या कारण थे। ये भारत विभाजन के जो बहुत कारण थे, जैसा कि इसमें पहला दिया हुआ कि जिन्ना की हठ धर्मिता, क्योंकि जिन्ना जो है सभी को पता होगा ये जो है पाकिस्तान में इसी जो जैसा आपका अपने यहाँ करेंसी में महात्मा गांधी जी का चलता है उसमें फोटो रहती, उसी तरह पाकिस्तान में जिन्ना का फोटो रहती। ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुसलमानों का एक लीडर था। इसका ही मेन उद्देश्य था भारत को विभाजन करने में, इसका बंटवारा करवाने में। इसका पहला कारण था जिन्ना की हठ धर्मिता और दूसरा कारण था कि कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति और तीसरा कारण था कि ब्रिटिश की दोहरी नीति और अगला इसमें जो कारण था सांप्रदायिक दंगे। ये सभी इसके भारत के विभाजन के कारण थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भारतीय संविधान की क्या प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, यह क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। यदि भारतीय संविधान में क्या प्रस्तावना है इसकी, यदि इसकी हम बात करें तो भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है कि जिसमें कहा गया कि भारत एक लोकतंत्र गणतंत्र संप्रभु समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य है और समाजवादी एक धर्मनिरपेक्षता को 1976 में 42वें यानी संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, अर्थात भारत में जनता द्वारा चुनी गई सरकार होगी और राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए होगा और आंतरिक तथा बाह्य मामलों के लिए भारत स्वतंत्र होगा, सभी के साथ समान व्यवहार एवं धार्मिक स्वतंत्रता होगी। इसका जो है भारतीय संविधान की यही प्रस्तावना थी। ये बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। देखिए ये मैं आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं। मैंने ऑल सब्जेक्ट का ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर चुका हूं। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर भी मैंने सोल्व कराया हुआ है, आप जाकर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से आपको यह पता चलेगा आपका पेपर आता कैसा है, कितने खंडों में आपका पेपर विभक्त रहता है, कितने घंटे करने को मिलता है, कितने नंबर का आपका पेपर रहता है, सब कुछ आपको उससे पता चलेगा। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन हो गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार कर ही लेना है, ठीक है। यदि इसकी हम बात करें तो देखिए, यदि हम नीति निर्देशक तत्वों की यदि हम बात करें तो ये जो है भारतीय संविधान के चार यानी भाग 4 में के अनुच्छेद में 36 से लेकर 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और यह भारतीय संविधान की एक अनोखी व्यवस्था है जिसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है और इसी के द्वारा समाजवाद की नीतियों को लागू किया जा सकता है। और वे तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, न ही ये योग्य न्याय योग्य है, फिर भी यानी देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए उनका पालन राज्य के हित में ही है, ठीक है। ये आपको देख लेना एक बार। फिर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। यदि ये प्रश्न आपको शॉर्ट में पूछेगा तो इस सभी इस तरह से आपको हेडिंग छोड़ छोड़ कर आपको लिख देना है। यदि आपको लॉन्ग में पूछ रहा तो ये हेडिंग छोड़ छोड़ कर इसके अंतर्गत आपको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग में पूछेगा तो 10 से 15 नंबर में प्रश्न आपका। यदि इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता लिखी हुई है कि लिखित तथा निर्मित संविधान, इसकी पहली विशेषता है। संघात्मक शासन, और इसके बाद आपका आपका संसाधात्मक शासन हो गया। फिर विश्व का सबसे व्यापक संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं, तैयार कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हैं, ये आपको बताना है। यदि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की यदि हम बात करें तो ये अधिकार जो है ये भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक को नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में। यदि इसके हम अधिकारों की बात करें तो पहला अधिकार है कि समानता का अधिकार। यदि प्रश्न लॉन्ग में पूछेगा कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की आपको चर्चा कीजिए तो सभी की हाइडिंग छोड़ छोड़ के भी आपको लिखना है कि पहला हो गया कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या होता है कि सभी को समान यानी कानूनी जो है कार्यवाही की जाए और समान रूप से जो है देखा जाए। यदि इसकी हम बात करें तो आपको समानता का अधिकार इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा आपको, यदि लॉन्ग में पूछेगा। यदि शॉर्ट में पूछेगा तो पहले ही हेडिंग छोड़ देना है कि इसके जो है 6 जो है मौलिक अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और फिर पांचवा है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार और फिर छठा है आपका संवैधानिक उपचारों को अधिकार। ये 6 अधिकार हैं भारतीय संविधान के में वर्णित मौलिक अधिकार है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है भारतीय संघात्मक व्यवस्था के 5 प्रमुख आपको लक्षण बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान यानी भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है इसके 5 यदि हम लक्षणों की बात करें तो लिखित एवं निर्मित संविधान और केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति विभाजन और इसमें तीसरा दिया हुआ कि केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की निष्पक्षता, ये सभी इसके जो है 5 लक्षण है, ठीक है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के। फिर अगला क्वेश्चन और पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 352 के तहत क्या है ये आपको बताना है। यदि हम 352 की यदि अनुच्छेद की हम बात करें तो इसके तहत जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको मैं बताऊंगा क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत ही जो है राष्ट्रपति को जो है आपातकालीन घोषणा करने का भी अधिकार मिला है। चलिएगा हम देखते हैं सबसे पहले क्या है। यदि इसकी हम बात करें तो ये जो है इसकी हम बात करें भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 352 की तो ये युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या फिर सशक्त विद्रोह की स्थिति में संकट काल की व्यवस्था अनुच्छेद 352 में की गई है, क्योंकि यह राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति है और अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भूभाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है और राष्ट्रपति की ऐसी घोषणा के बाद 1 माह के अंदर संसद द्वारा 2/3 बहुमत के अनुमोदन होना आवश्यक होगा और तथा ऐसी जो उद्घोषणा होगी का जो प्रभाव रहेगा ये 6 माह तक रहेगा, लेकिन संसद को अधिकार कि वह प्रत्येक 6 माह बाद इसकी अवधि को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखा जाए ये अनुच्छेद है इसके तहत जो कहीं ना कहीं जैसे कि दूसरे देश से लड़ाई हो गई तो इसमें जो है राष्ट्रपति को इसका अधिकार है इस अनुच्छेद के तहत कि ये आपातकालीन घोषणा उस राज्य में या फिर पूरे आप इंडिया में कर सकता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संकटकालीन कोई भी घोषणा जो है आपातकालीन राष्ट्रपति कर सकता है इस अनुच्छेद के तहत, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है
कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की क्या योग्यताएं हैं। चलिएगा इसको भी देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की क्या योग्यताएं हैं। जैसा कि वह पहला, सभी को पता होगा सभी इसकी योग्यताएं, जैसा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह किसी या उच्च यानी न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश भी रहा हो और उसकी आयु जो है 65 वर्ष से कम हो और राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का ज्ञाता भी हो। राष्ट्रपति की दृष्टि का मतलब उसे कानून का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की यदि हम शक्तियों की बात करें तो पहली शक्तियां होगी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार, भी अगला आपका हुआ है परामर्श दाक्षिणी क्षेत्राधिकार, फिर आपका अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, ये सभी जो है इसकी शक्तियां है सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति क्या है। आपको उत्पत्ति बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलेगा इसको भी हम देखते हैं। यदि इसकी हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, उसने धीरे धीरे भारत पर जो है कब्जा कर लिया और अंग्रेज सरकार इसी के माध्यम से भारत को जो है भारत पर शासन करने लगे। फिर ऐसा कह सकते हैं कि भारत को गुलाम बना लिया। ठीक है। और सन 1918 तक अंग्रेजों का शासन भारत में पूरी तरह से स्थापित हो गया था और धीरे धीरे ऐसी भावनाएं भारत में एनपी यानी एनपी जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना जागी और वह प्रबल हो गई। इसी के फलस्वरूप 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फूट पड़ी और भले ही यह आंदोलन असफल रहा लेकिन भारतीयों में राष्ट्रभक्त की जो भावना है जगाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया और जो है इसके बाद भारतीयों के सहयोग से ही सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघर्ष करके अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग करने लगी और जिसके कारण मजबूर होकर अंग्रेज जो है भारत को छोड़ने पर विवश हो गए और भारत छोड़ के चले गए। ठीक है। देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर असहयोग आंदोलन क्या है। ये जैसा कि सभी को पता है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। यदि इसकी हम बात करें तो ये सन 1919 में 3 ऐसी घटना घट गई जिसके कारण महात्मा गांधी ने ये आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश कर दिया। ये घटनाएं कौन सी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड था, रोलेक एक्ट था और खिलाफत आंदोलन था। ये 3 ऐसी घटनाएं थे जिनके कारण महात्मा गांधी को विवश कर दिया इस आंदोलन को करने का। इन घटनाओं के कारण मजबूर होकर गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजों की हुकूमत को यानी सहयोग नहीं करेंगे, अर्थात असहयोग की नीति अपनाएंगे और दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन के असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है पारित हुआ और अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया जाएगा। यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा था उसी वक्त जो था आंदोलन अपने चरम पर था, तभी चोरा चोरी कांड हो गया और आंदोलन में हिंसात्मक यानी जो चोरा चोरी कांड हुआ, मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो है पुलिस वाले थे भागने लगे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए ऐसी आग भड़की थी जिसमें जब सभी पुलिस वाले अपने थानों में चले गए थे वहाँ के लोगों ने आग लगा दिया था। ये जो हिंसा थी देखा जाए हिसाब से आंदोलन था हिंसात्मक हो गया था। इसी के कारण महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि क्योंकि महात्मा गांधी जो थे शांति के पुजारी थे, उन्होंने निर्णय लिया कि ये जो है इसको यहीं पर स्थगित किया जाए क्योंकि इसके कारण जो है कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है हिंसा का रूप ले चुकी है। इसलिए आपको देख लेना है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निर्वाचन आयोग क्या है, इसके बारे में देखेंगे। निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ये जो व्यवस्था की गई है जिसका कार्य होता है निर्वाचन संबंधी होता है और इसमें एक निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। सभी विषयों पर निर्णय बहुमत से लिया गया है। निर्वाचन आयोग जो है इसके निम्न कार्य हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य ज़्यादा पूछता है, यदि निर्वाचन आयोग के कार्य पूछता है तो यही कार्य लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे कार्य। पहला इसका कार्य हो गया कि निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता है और मतदाता सूची भी तैयार करना इसका कार्य रहता है और राजनीतिक दलों को मान्यता भी देना है और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह यानी चुनाव चिन्ह जो होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं रहता है आवंटित कराना और दलों की मान्यता भी समाप्त करना रहता है और राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को जब्त भी करना इनका कार्य रहता है और दलों के लिए आचार संहिता भी लागू इन्हीं के कार्य होता है और चुनाव प्रचार के लिए नियम भी बनाना है, सब इन्हीं के कार्य हैं चुनाव आयोग के। ठीक है। सभी आपको कार्य देख लेना है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रताएं क्या है। भारतीय नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं ये आपको बताना है। यदि इसकी स्वतंत्रताओं की बात करें तो पहली स्वतंत्रता है कि विचार जो है अभिव्यक्ति का तथा भाषण की स्वतंत्रता है कि भाषण आप कहीं भी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। और शांतिपूर्वक सभा करने की भी स्वतंत्रता है, संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है, ग्रुप बनाने की भी स्वतंत्रता है, और भारतीय भूगर्भ में भ्रमण करने की भी आज़ादी है, कहीं पर भी आप घूम सकते हो पूरे भारत में, कोई भी रोकथाम नहीं है। और भारत में किसी क्षेत्र में निवास करने की भी स्वतंत्रता है, यानी आप यूपी के रहने वाले, आप दूसरे भी राज्य में आप रह सकते हो, वहाँ का निवास आप लेकर, ठीक है, ये भी स्वतंत्रता है। और व्यापार और कारोबार भी करने की स्वतंत्रता है, कोई भी कारोबार कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी स्वतंत्रताएं हैं भारतीय नागरिकों को जो भारतीय संविधान द्वारा ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भारतीय मंत्री परिषद की 5 आपको विशेषताएं बताना है। भारतीय मंत्री परिषद की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व, और दूसरी है प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता, और अगली फिर इसकी विशेषता है कि एक दलीय एवं संविध सरकारों का निर्माण करना। चौथी इसकी जो है विशेषता है कि विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व करना। और पांचवी इसकी विशेषता है कि उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करना। ठीक है, ये सभी इसकी जो है विशेषताएं हैं मंत्रिपरिषद की। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि लोकसभा का गठन कैसा होता है, कैसे किया जाता है इसका गठन। स्पीकर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर मैंने आपको लास्ट में, मैं इस पर विस्तार से मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा लास्ट में, क्योंकि इसका मैंने लॉग में लास्ट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप शॉर्ट में देख लीजिए पहले कि लोकसभा सदन का जो लोकप्रिय निम्न सदन है, और यह अनुच्छेद 51 के अनुसार लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों में 20 यानी सदस्य केंद्र शासित प्रदेश में होंगे। ठीक है, ये आपको देख लेना है। मैं इस पर लॉग में लास्ट में आपको वीडियो दिखाऊंगा, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में ही था, इतना आपको देख लेना है। ये महत्वपूर्ण बहुत ही प्रश्न है, इसको मैं लास्ट में प्रश्न लोकसभा का गठन कैसे किया जाता है, इसकी कार्य एवं शक्तियां मैं आपको लास्ट में विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 39 नंबर की संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया। संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया इसकी प्रस्तावना की जो भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत एक लोकतंत्र, गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की शक्ति यानी शक्तिशाली होने की क्या कारण है। प्रधानमंत्री को शक्तिशाली होने के कौन कौन से कारण हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व भी है, और लोकसभा के उसके दल की स्थिति भी है, और दल तथा उसके गठबंधन की स्थिति भी होती है, तत्कालीन परिस्थितियां, ये सभी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां आपको बताना है। भारतीय प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां हैं। इसकी एकदम शक्तियों की बात करें तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना भी रहता है इसकी शक्तियां, और मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं परिवर्तन भी करना रहता है, और मंत्रिपरिषद की बैठक की दक्षता भी करना, और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य जो है संपर्क की कड़ी भी है, अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करवाना, ये सभी है, और लोकसभा भंग करने की भी सिफारिश करना, ये सभी इसकी जो है शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की। सभी आपको शक्तियां देख लेना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के यदि हम कारण की बात करें तो क्रिप्स मिशन की असफलताएं, और जापानी आक्रमण का भय, और ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास, और बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, पूर्वी बंगाल में आतंक का साया, वस्तु एवं सेवाओं के बढ़ते मूल्य, ये सभी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल ये प्रश्न अगले साल पूछा भी गया था, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। पहले देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते किसे हैं। जिस राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, यानी जिसके लिए सभी धर्म समान हो, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। आशा करता हूँ डिफिनेशन आपको एक ही बार में समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यदि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसकी हम चर्चा करें तो क्योंकि भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है, और यहाँ सभी धर्मों को समान आदर दिया गया है, और धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और भारत में संविधान लागू होने के समय से ही धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं देखा जाए, ये 1976 में ये 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की उद्देशिका में शामिल करके धर्मनिरपेक्ष की पुष्टि जो है कर दी गई थी। ठीक है, इसलिए
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देख लेना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, इतनी तो आपको कंपलसरी आपको डिफिनेशन आपको तैयारी कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण आपको बताना है। यदि एकात्मक है तो हम लक्षण की बात करें तो पहला इसका लक्षण हो गया कि शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, और एकहरी नागरिकता, सदन द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, और संविधान संकट काल में एकात्मक, ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, ये सभी इसके एकात्मक लक्षण है, आपको पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे लक्षण। फिर नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इस पर जबकि मैंने पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी आप यहाँ देख लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। यदि इसकी हम बात करें तो भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, और ये आदर्श राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, न ही न्याय योग्य है, फिर भी देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए उनका पालन किया जाना राज्य के हित में है। इतना आपको कंपल्सरी तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि मूल अधिकार क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका क्वेश्चन है। यदि हम मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार जो होता है, मूल अधिकार से उन परिस्थितियों अथवा अवस्थाओं का बोध होता है जो मानव के अंतर्निहित यानी गुणों को विकसित करने के लिए और व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। प्रायः सभी यानी जनतांत्रिक देशों के संविधानों में नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों का जो है प्रावधान किया गया है। यहाँ से के इनके अनुसार आप देख लीजिए, सुब्बा राव ने यहाँ से इनकी डिफिनेशन दी हुई है मूल अधिकार की कि मौलिक अधिकार जो है परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है, और यह बात काफ़ी ध्यान देने योग्य है कि ये अधिकार निरंकुश नहीं है, और सरकार राज्य हित में इन मौलिक अधिकारों के कुछ यानी अंकुश लगा सकती है, और संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि इन पर यानी मर्यादाएं लगाई जा सकती है, लेकिन उनका संरक्षण न्यायालय पर ही छोड़ दिया गया है, ठीक है। ये आपको देख लेना एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। फिर मौलिक कर्तव्य क्या होता है, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य क्या होता है चलिए इसके भी हम देखते हैं। यदि मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 1976 में 42वें यानी संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 4 के अंत में अनुच्छेद 51A यानी जोड़कर मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, और मूल कर्तव्यों को भाग 4 से जोड़ा गया है, लेकिन उसमें मूल अधिकारों के साथ पढ़ा जाता है कि उसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और सन 2002 में अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ देने पर जो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है ये 11 हो गई, ठीक है। पहले 10 था, लेकिन जो है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया है, इसलिए ये एक इसका जो है कहीं ना कहीं देखा जाए कर्तव्य बढ़ा दिया गया, इसलिए 11 आप कर्तव्य हो गए, ठीक है, मूल कर्तव्य। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी देखेंगे। देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है न्याय, इसमें जो है न्याय योग्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्याय योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है न्याय योग्य है, ठीक है। जो मूल अधिकार है नकारात्मक होता है, मूल अधिकार जो होता है नकारात्मक होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होता है, नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं ये जो होते हैं सकारात्मक होते हैं। और मूल अधिकार जो होता है का आधार जो है राजनीतिक समानता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जो अधिकार है ये आर्थिक और सामाजिक समानता दोनों है, ठीक है। सभी इसकी जो है आपको अंतर आपको देख लेना है, एक बार वीडियो को रोक के थोड़ा सा पढ़ लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की क्या योग्यताएं हैं आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिएगा इसको भी हम चर्चा किए ले रहे हैं जल्दी से। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक हो और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का न्यायिक पद पर रह चुका हो, और उसकी आयु जो है 62 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी इसकी जो है न्यायाधीश होने की योग्यता हो पाएगी, ठीक है, देख लेना है। ये आपका इधर लोकसभा वाला मैं क्वेश्चन यहाँ से लेके आ चुका, ये मैं आपको लॉग में बताऊंगा। मैंने वहाँ पर बोला था कि ये शॉर्ट में देख लीजिए, आगे मैं इसके बारे में लॉग में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष के कार्यों तथा शक्तियों का आपको स्थिति की विवेचना करना है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, चलेगा इसकी भी चर्चा किए ले रहे हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद
93 के अनुसार लोकसभा अपने गठन के बाद प्रथम अधिवेशन में एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है और अध्यक्ष सदन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। लोकतंत्र का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहा जाता है, वह सदन की कार्यवाही का अध्यक्षता करता है, जिसकी अनुपस्थिति में यह कार्य अन्य उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यदि लोकसभा की हम शक्तियों की बात करें तो बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे कि वह लोकसभा की बैठक में अध्यक्षता प्रदान करता है और जो है सदन की कार्यवाही का संचालन करना उसका प्रमुख कार्य माना जाता है। इसकी जो पहली जो है इसकी शक्तियां हो गई हैं, यहाँ से बहुत सारी शक्तियां दी हुई आपको देख लेना है लोकसभा की। यदि लोकसभा में प्रस्तुत होने वाली विषय उसकी अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। वह सदन के नेता के परामर्श करके सदन की कार्यवाही निश्चित करता है। वह सदस्यों द्वारा मंत्री के पूछे गए प्रश्नों को स्वीकार करता है और तथा प्रथम विश्व युद्ध होने पर उसे स्वीकार करता है। ठीक है, प्रथम यहाँ से विरुद्ध, सॉरी यहाँ से दिया हुआ है कि प्रथम नियम विरुद्ध होने पर स्वीकार किया जाता है और सदन में किसी विषय पर बराबर मत पढ़ने पर वह निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ये सभी जो है इसके शक्तियां हैं, आपको लोकसभा की देख लेना है। और लोकसभा की स्थिति भी आपको देखना है कि इसकी स्थिति क्या है। भारत में संसदीय शासन ब्रिटिश से ग्रहण किया गया है, क्योंकि इसलिए ब्रिटिश में भारत में जो ये कहीं ना कहीं देखा जाए जो इसका शासन है या संसदीय जो शासन है ये ब्रिटिश से ग्रहण किया गया है। इसलिए ब्रिटिश के समान भारत में भी यानी निम्न पद का अध्यक्ष निष्पक्ष होता है, क्योंकि लेकिन वह दलीय राजनीति से अपने को अलग नहीं रख पाता, क्योंकि संविधान के द्वारा अध्यक्ष की निष्पक्षता के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके द्वारा सभी सदस्यों को एक साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, जिसे सदन की कार्यवाही का संचालन करते समय निर्दलीय यानी सदस्य की जो है बर्ताव जो है करना चाहिए। यहाँ तक पढ़ लेना एक बार, बस कोई भी दिक्कत नहीं। फिर आपको देख लेना स्वदेशी आंदोलन क्या है, इसके बारे में आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन क्या है, इसके कारण पहले देखेंगे स्वदेशी आंदोलन है क्या। स्वदेशी आंदोलन जो है ये जो है उग्र राष्ट्रवाद तथा बंगाल विभाजन की देन है और उसी समय कांग्रेस के सामने एक ही लक्ष्य था कि किस प्रकार ऐसा जनमत तैयार किया जाए जिससे संपूर्ण जनता एकमत यानी एकदम उठ खड़ी हो और अंग्रेजों के न्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करे। और यहाँ से भारत को अंग्रेजों कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका मेन उद्देश्य था कि भारत से अंग्रेजों को यहाँ से भगाना इनका मेन उद्देश्य था, इसीलिए ये आंदोलन का निर्णय लिया गया था। यदि इसकी हम बात करें तो इसके यदि हम कारणों की बात करें तो बंगाल विभाजन को समाप्त करना इसका मेन कारण था। अब बंगाल विभाजन क्या था इसके बारे में आपको यहाँ से पढ़ लेना है, इसका पहला कारण था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप को स्पष्ट करना। स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप क्या है इसको देखना है। इसके स्वरूप की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन जो था इसका मेन उद्देश्य ये था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी यानी अपने देश की वस्तुओं का यहाँ से सेवन करना। ठीक है, ये सभी इसके उद्देश्य थे और इसमें बहुत सारी दिए, जैसे शराब की दुकानों पर धरना देना, इसको बंद करवाना और स्वदेशी शिक्षण संस्थान की स्थापना करना, स्वदेशी शिक्षण संस्थान को पढ़ना, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना करना। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा स्वदेशी आंदोलन के महत्व की आपको वर्णन करना है। इसका महत्व क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो था ये कहीं ना कहीं देखा जाए इस आंदोलन से जो है लोगों के भारतीय लोगों पर जो है इसका गहरा प्रभाव पड़ा और जनता के स्वदेशी की जो भावना जो संचार हुई और जनता जो है अंग्रेजों से अत्याचारों के विरुद्ध जो है अंग्रेजों की जो अत्याचार थे इसको विरुद्ध जो खड़ी हुई और यही कहीं ना कहीं जो है ये जो आंदोलन जो है स्वदेशी अंग्रेजों को भगाने में इसकी बहुत अहम भूमिका रही। ठीक है, यदि इसके हम महत्व की बात करें तो इसका पहला जो महत्व है जनता में नवीन चेतना का संचार किया इस आंदोलन ने और स्वदेशी उद्योगों का विकास हुआ, यानी अपने देश के उद्योगों का विकास हुआ और यानी स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई और जो है राष्ट्रीय आंदोलन की गति मिली। ये सभी जो है इसकी कहीं ना कहीं जो है इसके महत्व है। ठीक है, इसके देख लेना एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी अगले क्वेश्चन से वो बढ़ेंगे। ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये इसकी आपको टिप्पणी इस पर आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी हम बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ये 1930 के मध्य फरवरी में साबरमती आश्रम से कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक से हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी जी को प्राधिक यानी इसके मेन इसमें लीडर कहा जाता है और वे स्वयं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए समय, स्थान तथा विषय निर्धारित करने लगे और मार्च 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यानी राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई दिशा
जो है विख्यात हुई और इसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन एक डांडी मार्च से हुई। ठीक है, इतना आपको तैयार कर लेना, इतना ही आपको लिख देना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भारतीय राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां आपको बताना है। यदि इसकी हम बात करें तो ठीक है, इसकी देखना क्या, इसके कार्य देखना, उसकी शक्तियां देखना है। ठीक है, यदि इसके हम कार्यों की हम बात करें तो यानी कार्यपालिका संबंधी इसके कार्य रहते हैं, सभी आपको पढ़ लेना वीडियो को रोक रोक के। ठीक है, पहले यहाँ से हम देखेंगे, इसकी शुरुआत से देखेंगे होता क्या है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्रदान है, एक सामान्य और दूसरी संकटकालीन। राष्ट्रपति को जो है 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, एक है सामान्य इसको शक्तियां प्राप्त है, एक संकटकालीन। संकटकालीन कौन सी परिस्थितियां, जिसे आपातकालीन भी कहते हैं। जैसा कि भारत देश यानी कोई भी जैसे अपने देश से किसी देश से मान लो आक्रमण होने लगा या फिर युद्ध होने लगा, बाहरी आक्रमण जिसे कहते हैं, तो जो है राष्ट्रपति जो है आपातकालीन की घोषणा जो है पूरे देश में या फिर उस राज्य में कर सकता है जहां पर ये युद्ध हो रहा हो, जहां पर युद्ध होने की संभावना हो। ठीक है, ये इसकी जो है 2 शक्ति ऐसे प्रदान है। यदि सामान्य शक्ति जो है वह शक्ति है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति कभी भी कर सकता है, जबकि संकटकालीन शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति केवल आपातकालीन समय पर ही कर सकता है। ठीक है, जो है दूसरी जो इसकी शक्ति है जिसे संकटकालीन कहते हैं, ये जो है ये कभी भी नहीं कर सकते हैं, इसका जो प्रयोग है केवल आपातकालीन के समय ही इस जो है शक्ति को कर सकते हैं, इस कार्य को। ठीक है, फिर इसमें हम देख लेना है इसके जो कार्य हैं, कार्यपालिका संबंधी इसके कार्य हैं, ये भी देख लेना है, ये सभी इसके कार्य हैं। विधायी शक्तियाँ, ये सभी इसके कार्य ही हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पढ़ लेना इसके बारे में। फिर जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आपातकालीन शक्तियाँ कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, एक बार जो है इसको यहाँ भी पढ़ लेना, यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा रोक के दे रहा हूँ, आपको यहाँ से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, रोक के वीडियो को एक बार केवल पढ़ लेना, बस बनाकर आप लिख देखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी जो इसकी शक्तियाँ है राष्ट्रपति जो है कि आपातकालीन शक्तियाँ, ये काफ़ी बार पूछी भी जाती है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल देखोगे। ये जो आपातकालीन शक्तियाँ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, भारतीय राष्ट्रपति को आपातकालीन में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं जिसका प्रयोग करके वे केवल संकट काल में ही समय पर ही कर सकता है। और राष्ट्रपति को आपातकालीन की 3 प्रकार की संकटकालीन जो है अधिकार प्राप्त है, एक है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशक्त विद्रोह की स्थिति आपातकालीन की व्यवस्था। ये कहीं ना कहीं देखा जाए सभी व्यवस्थाएं इस सभी के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकालीन की व्यवस्था कर सकता है। देख लेना एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसके में आपको पढ़ लेना है। आपातकालीन जो शक्तियां है, चाहे अपने देश में ही क्यों ना हिंसात्मक जैसे होने लगा, देश में जैसे 2 गुटे में जैसे यहाँ से ही हिंसात्मक कोई हिंसा होने लगी, तो राष्ट्रपति जो है वहाँ आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। ये सभी चाहे अपने ही देश में क्यों ना है, यानी 2 दलों में यदि अपने ही देश में यदि आक्रमण हो जाए तब भी राष्ट्रपति जो है आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, या फिर बाहरी देशों से खतरा हो या फिर आक्रमण होता हो या होने की संभावना हो, तब भी जो है राष्ट्रपति जो है आपातकालीन की शक्तियां है, कहीं ना कहीं देखा जाए आपातकालीन की घोषणा पूरे देश में या फिर उस राज्य में कर सकता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन थे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते थे आपके एग्जाम में, इसलिए सभी प्रश्न उत्तर आशा करता हूँ आप देख चुके होंगे। सभी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके अपने पॉलिटिकल साइंस के पेपर में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।